स्क्रीन दिख रही है सबको? आर सर ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका इंस्टेंटेनियस पावर। नॉर्मली इसको हम पीटी से डिनोट कर रहे थे, और क्या था, वीटी इंटू ईटी। आईटी को हम क्या बोल रहे थे, इंस्टेंटेनियस पावर। बेसिकली क्या कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था एवरेज पावर। एवरेज पावर डिनोटेड बाय पी एंड its value is real part of 1 by 2 V multiply by phasor voltage multiply by conjugate of current। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कंप्लीट किया था। और तो पावर की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, हाफ ऑफ वी एम इंटू आई एम कॉस ऑफ theta minus phi, where theta is a phase of voltage and phi is a phase of current। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये पोर्शन कल लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हेडिंग इज, अब हम पढ़ेंगे आज एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। ठीक है, एपरेंट पावर और पावर फैक्टर क्या होता है। जैसे सपोज हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज पावर का जैसे हमने फॉर्मूला लिखा, P इक्वल टू 1/2 वी एम इंटू आई एम, वी एम इंटू आई एम कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। इस टाइप से हमने एवरेज पावर का कोफिशिएंट लिखा। वी एम बाई और वी आर एम एस अगर हम चेक करें इस केस में, हमने क्योंकि वी टी को क्या कंसिडर किया था, वी टी इज वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इस टाइप से कंसिडर किया था। तो अब अगर हमने इसका वी आर एम एस निकाला था तो क्या आया था हमारा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, पी एम अपॉन रूट टू। सिमिलरली आई आर एम एस क्या कैलकुलेट किया था, आई एम अपॉन रूट टू। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। सेम ही पॉइंट है, एवरेज पावर को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब एवरेज पावर को हमने किस पॉइंट पे, अब ये मैं रफ कर रहा हूँ अभी। एवरेज पावर को देखो हमने किस टाइप से डिनोट किया है यहाँ पर, द एवरेज the topic is apparent power and power factor। Average power is a product of two terms। First is the product VRMS, first term is VRMS and IRMS is known as the apparent power। S से डिनोट करते हैं इसको। द फैक्टर कोस थीटा माइनस फाइव इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। तो बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं हम, जो आपके पास एवरेज पावर होगा, एवरेज पावर का आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, P equal to VRMS into IRMS cos of theta minus phi। In this is a apparent power, basically multiplication of VRMS and IRMS is called as a apparent power, and second coefficient is a, this is denoted by a power factor denoted by PF, power factor, and this is a S, apparent power। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज एम्परेट टाइम, दिस इज पावर फैक्टर। इस टाइप से हमने सॉल्व भी किया है, आपको थोड़ा सा रिकॉल कराया चीज़ें। सपोज हमने एज्यूम किया है वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा एंड आई टी इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर। देन अगर हम एवरेज पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो क्या आता है, हाफ ऑफ वी एम इंटू आई एम कॉस थीटा माइनस फाइव। इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, because VRMS equal to VM upon root 2 and IRMS equal to IM upon root 2। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज अ एवरेज पावर। एंड फर्स्ट coefficient is denoted by apparent power and second one is a, second factor is denoted, this is a apparent power and this is a power factor। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया है प्रीवियस को, सब चीज़ों को। देन डेफिनेशन पे अगर स्विच करते हैं तो डेफिनेशन किस टाइप से बोल सकते हैं,
द एपरेंट पावर इन वोल्ट एम्पियर इज द प्रोडक्ट ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, ये हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली पावर फैक्टर का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो पावर फैक्टर क्या है, द पावर फैक्टर इज द डायमेंशनलेस, क्योंकि पावर से पावर को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, सिंस इट इज़ द रेशियो ऑफ द एवरेज पावर टू द एपरेंट पावर। जिस टाइप से हमने अगर एवरेज पावर का अगर मैंने फॉर्मूला लिखता हूँ तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो अगर मुझे पावर फैक्टर इसकी वैल्यू निकालनी है तो P डिवाइड बाई एस, ये क्या होता है S, तो P डिवाइड बाई एस अगर मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो यहीं से डेफिनेशन निकाल दिया हमने, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द एपरेंट पावर, एवरेज पावर टू द एपरेंट पावर, ठीक है। एंड cos theta minus phi is a power factor where the angle theta minus phi is called the power factor angle। थीटा क्या था आपका पास, फेज ऑफ वोल्टेज, एंड फाई इज अ फेज ऑफ करंट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना थीटा की क्या डिनोट कर रहा है और फाई का क्या डिनोट कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट अब स्विच करते हैं, एक हम इम्पिडेंस की फॉर्म में अगर डेफिनेशन को देखें तो क्या करेंगे, पावर फैक्टर का वैल्यू देखते हैं। द पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का अगर कोसाइन ले लेते हैं तो क्या होता है, वो पावर फैक्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द लोड इम्पिडेंस। बेसिकली क्या बोला गया है यहाँ पर, अगर मैं लोड इम्पिडेंस कैलकुलेट करता हूँ तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी अपॉन आई, फेजर वोल्टेज अपॉन फेजर करंट इज इक्वल टू इम्पिडेंस। एंड फेजर वोल्टेज को क्या डिनोट कर सकता हूँ मैं, वी एम एंगल ऑफ थीटा, एंड दिस इज आई एम एंगल ऑफ फाई। तो ओवरऑल अगर मैं फेजर की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वी एम इक्वल टू एंगल ऑफ थीटा माइनस फाई, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, इस टाइप से हम किस टाइप से एंगल डिवाइड करते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, एंगल थीटा माइनस फाइव। तो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द लोड इम्पिडेंस। तो लोड इम्पिडेंस का एंगल क्या है, थीटा माइनस फाइव, अगर इसका कोसाइन लेंगे तो ये भी क्या आएगा आपके पास, पावर फैक्टर, ठीक है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आप इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके एंगल का कोसाइन ले लेंगे तो क्या डिनोट करेगा, पावर फैक्टर। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन इज a series connected load draws a current IT की वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है। when the applied voltage is VT भी आपको गिवन है, find the apparent power and the power factor of the load, ठीक है। सबसे पहले आपको apparent पावर कैलकुलेट करनी है और पावर फैक्टर टू द लोड कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट और डिस्कस करना था अभी पावर फैक्टर के केस में। पावर फैक्टर के केस में हम एक डिस्कस करते हैं, जैसे अब अगर हम फेजर पे प्लॉट करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज ये अगर हमने फेजर प्लॉट कर रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं, आई, आई का फेजर है, सपोज हम कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज अ वी एल, वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टर। और ये अगर आपको डायग्राम एक याद है कि हम वी एल को यहाँ डिनोट करते हैं और वी सी को यहाँ डिनोट करते हैं, इट मीन्स जो करंट होता है वो लीड करता है। कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, वोल्टेज कहाँ पर है, -90 डिग्री में, और ये करंट कहाँ पर है, 0 डिग्री पर, ठीक है। तो करंट लीड कर रहा है इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। अगर आपके पास इंडक्टर की सिचुएशन है तो यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, एंगल फेज क्या है, यहाँ पर करंट का फेज क्या होता है, 0, और इंडक्टर का फेज क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो बेसिकली वोल्टेज लीड कर रही है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट लैग कर रहा है। तो करंट की फॉर्म में जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उसको लिखते हैं हम लैगिंग पावर फैक्टर। इसमें किसी को डाउट है तो आप भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत रिकॉल करेंगे आगे, कितने भी एग्ज़ाम दोगे
इवन गेट का एग्जाम दोगे या कुछ भी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। या वो क्लियर होना चाहिए लीडिंग कब बोल रहे हैं और लैगिंग कब बोल रहे हैं। अनुजा क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो फाइनली अभी आपको ये क्लियर हो गया कि करंट की रेस्पेक्ट में हम लीडिंग और लैगिंग बोलते हैं। तो करंट कैपेसिटेंस के केस में लीड कर रही है तो हम इसलिए लीडिंग पावर फैक्टर की टर्म यूज करेंगे, एंड इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रही है इसलिए हम लैगिंग पावर फैक्टर की टर्म यूज करेंगे। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं जो भी आपसे पूछा गया है। आपके पास आई टी गिवन है, आई टी के साथ इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर मैं फेजर प्लॉट करूं, आई जी का फेजर फॉर्म में लिखूं तो आई एम की वैल्यू क्या गिवन है 4 एंड एंगल इज 10 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज फेजर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या है यहाँ पर 120 एंगल ऑफ -20 डिग्री। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। This value is theta according to our formula and this value is phi according to our formula. ठीक है। and this value is im equal to 4 and vm equal to 120। ये आपको नोन है क्वांटिटी। अगर आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द पावर एपरेंट पावर का फॉर्मूला, एपरेंट पावर को किससे डिनोट करते हैं हम, एस से डिनोट करते हैं तो क्या होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो सिंपली ये कोसाइन फॉर्म है, दोनों ही कोसाइन फॉर्म है तो दोनों के केस में बी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बी एम अपॉन रूट टू एंड आई एम अपॉन रूट टू। एंड वी एम और आई एम की वैल्यू आपको नोन है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। वी एम 120 अपॉन रूट टू इंटू 4/√2। तो कैलकुलेट करके क्या है आपके पास 120 × 4 / 2, 2 × 2 एंड इट्स वैल्यू इज 240 वोल्ट एम्पियर। तो अपरेंट पावर की वैल्यू क्या लिखी है आंसर में 240 वोल्ट एम्पियर। तो इस टाइप से हमने अपरेंट पावर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। देखिए आपको लीडिंग और लैगिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर थीटा माइनस फाइव, थीटा क्या था आपके पास फेजर वोल्टेज ऑफ फेजर सॉरी वोल्टेज फेज ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज अ फेज ऑफ करंट। क्लियर। तो थीटा माइनस फाइव अगर पॉजिटिव हुआ इट मींस वोल्टेज लीड कर रही, वोल्टेज करंट लैग कर रही है क्योंकि आपके पास ये कम होगा। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इसका मतलब है कि करंट आपके पास करंट लैग कर रही है। करंट लैग कर रही है तभी आपके पास फाई की वैल्यू कम होगी और थीटा की वैल्यू ज़्यादा थी, इसका मतलब तभी माइनस होकर पॉजिटिव आएगा, उसी केस में पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर थीटा माइनस फाई आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी है इट मीन्स ये क्वांटिटी ज़्यादा है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो करंट लीड कर रही है। ठीक है। तो थीटा माइनस फाइव से आपको पता लग जाता है कि पावर फैक्टर आपका पॉजिटिव है, लीडिंग है और लैगिंग है। थीटा माइनस फाइव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर है, थीटा माइनस फाइव अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा एक बार, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। थीटा माइनस फाइव पॉजिटिव देन लैगिंग पावर फैक्टर एंड थीटा माइनस फाइव इज नेगेटिव लीडिंग पावर फैक्टर। तो सेम अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं हम। आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना था तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -20 एंड फाइव की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। तो थीटा माइनस फाइव आप कैलकुलेट करेंगे तो -20 -10 कितना आ गया -30। -30 जैसे आया तो ये वैल्यू ज़्यादा थी इसका मतलब, तो इसको क्या हुआ आपके पास लीडिंग आया, ये नेगेटिव के केस में मैंने लीडिंग आया तो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। और पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम कॉस ऑफ पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल क्या था थीटा माइनस फाइव इट्स वैल्यू इज -30 एंड कॉस ऑफ -30 डिग्री लीडिंग पावर फैक्टर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे कॉस ऑफ -30 की वैल्यू क्या आएगी √3/2। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.712 समथिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.866 अराउंड आएगा, या चेक कर लीजिएगा 732 होती है इसमें। ठीक है। तो जिसकी वैल्यू आएगी तो क्या है आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू क्या लिखी है आपने 0.866 लीडिंग पावर फैक्टर।
ठीक है, थोड़ा लीडिंग और लैगिंग में थोड़ा ये क्लियर कर लेना, जो मैंने अभी आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थीटा माइनस फाइव इज इफ नेगेटिव, और ये क्लियर होना चाहिए, थीटा इज अ फेज वोल्टेज ऑफ वोल्टेज फेज एंड दिस इज करंट फेज। नेगेटिव होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, बिकॉज करंट लीड कर रही है। और थीटा माइनस फाइव अगर पॉजिटिव है तो आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, फेज भी कैलकुलेट करके बता, अपरेंट पावर भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया, और पावर फैक्टर भी हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन में, डिटरमाइन द एलिमेंट वैल्यूज दैट फॉर्म्स अ सीरीज कनेक्टेड लोड। बेसिकली आपसे इम्पीडेंस पूछा गया है, जेड। तो इम्पीडेंस क्या होता है, फेजर वोल्टेज अपॉन फेजर करंट। तो फेजर वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, 120 डिवाइड बाय 120 एंगल ऑफ -20 डिग्री एंड दिस इज 4 ऑफ एंगल 10 डिग्री। हम डिवाइड कर दिया स्टेप से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 30 एंगल ऑफ -30 डिग्री। तो अगर आपको आपको इससे भी आपको अगर कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि कोसाइन ऑफ आ इम्पिडेंस एंगल, कोसाइन ऑफ आ इम्पिडेंस एंगल लोगे तब भी आपके पास पावर फैक्टर आ जाएगा। और पावर फैक्टर यहाँ एंगल नेगेटिव है, इट मीन्स लीडिंग है, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इम्पिडेंस कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के लिए अब आपको सबसे पहले लीडिंग पावर फैक्टर है। देखो, लीडिंग पावर फैक्टर है तो आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर किस में आता था, करंट यहाँ आई है तो इट मीन वोल्टेज बैकवर्ड साइड में कहीं यहाँ पर होगी। सपोज इसका एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पॉइंट करता हूँ, एंगल क्या है, करंट का एंगल क्या है, 10 डिग्री, अराउंड यहाँ पर होगा सपोज 10 डिग्री, दिस इज अ 10 डिग्री पॉजिटिव। ठीक है, वोल्टेज का एंगल क्या है, -20 डिग्री फेज, तो -20 डिग्री यहाँ पर होगा करीबन -20 डिग्री। तो ये क्या कर रहा है, -30 डिग्री आपके पास करंट लीड कर रहा है, आपके पास ये करंट था आपके पास, एंड दिस इज अ वोल्टेज। तो ये पता लग गया आपके पास करंट लीड कर रहा है। ठीक है, तो अब करंट लीड कर रहा है तो ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास कैपेसिटेंस कंपोनेंट आएगा, कैपेसिटेंस कंपोनेंट आएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही जेड इक्वल टू आपने सॉल्व किया, तो इसको पहले किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 30 e⁻j 30 डिग्री माइनस ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं 30 cos ऑफ -30 प्लस j 30 sin ऑफ -30। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे, z की वैल्यू आप 3/2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 1.732 कैलकुलेट कर लेना, प्लस j 30, और इसकी साइन ऑफ -30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास -15। तो फाइनली जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25.98 -j 15 ओम। ठीक है, ये आ गई। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि आप अगर नॉर्मली इस प्योरली रेजिस्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट तो है नहीं है, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजनरी पार्ट भी आ रहा है। तो ये तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई आर, आर की वैल्यू क्या आ गई 25.98, और अगर कैपेसिटेंस और ये लीडिंग पावर फैक्टर की वजह से आपको पता लगा था दिस इज अ कैपेसिटिव सर्किट, तो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा c इक्वल टू आपको क्या गिवन है, इट मीन्स 15। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा इज द कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होता है यहाँ पर 100 पाई। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/100 पाई इंटू 15। तो यहाँ से आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एलिमेंट की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, c इक्वल टू 212.2 माइक्रोफेरेड। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, रफ कर दूं बेटा, अनुजा, कर्नेल,
कर्नेल, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। आप कोई भी रिप्लाई करता है माइक पहले अनम्यूट कर लीजिएगा, तभी बोलिए। अनुजा आपकी आवाज़ आई नहीं यहाँ पर। मैंने अनम्यूट करके ही बोला था। तो आया नहीं था, साउंड नहीं आया था। ठीक है, क्लियर है ना बेटा सब चीज़ें? यस सर। ठीक है, तो अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप से आपको एक्चुअली क्या है कि ये कैलकुलेशन हमने इसलिए टाइम स्पेंड किया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि आपको जैसी कैलकुलेशन अगर आती है तो आपके लिए बहुत इजी है ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग लैगिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं ये नेक्स्ट। ऑब्टेन द पावर फैक्टर एंड द apparent पावर ऑफ अ लोड हुज इम्पिडेंस। अब लोड का इम्पिडेंस आपको गिवन है Z इक्वल टू 60 प्लस J40 व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज VT। आपको अप्लाइड वोल्टेज भी गिवन है। आपसे क्या पूछा गया? पावर फैक्टर और apparent पावर। तो apparent पावर कैलकुलेट करने के लिए आप नॉर्मली, जैसे सपोज आपको अगर V और I की टर्म में ही अगर याद है, जैसे आपको फेजर कैलकुलेट करना है, सपोज सॉरी पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पावर फैक्टर तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड की वैल्यू क्या है गिवन है? 60 प्लस जे ऑफ 40 ओम। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए J50, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर ऑफ एंगल, सपोज थीटा कोई वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, एंड एंगल की वैल्यू क्या होगी? टेन इनवर्स 40/60 डिग्री। तो जो भी एंगल आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको पता लग जाएगा दिस इज अ लीडिंग एंड लैगिंग, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो लीडिंग होगा, और पॉजिटिव आएगी तो लैगिंग आएगा। तो पॉजिटिव आने के बाद फिर कॉस ऑफ थीटा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 0.8321। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? सॉरी, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर एंगल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपरेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है एस से डिनोट करते हैं, वो होता है आपका VRMS इंटू IRMS, ये फॉर्मूला होता है। तो VRMS तो आप कैलकुलेट, इस केस में तो आप कैलकुलेट कर लेंगे 320 डिवाइड बाय √2, एंड IRMS कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आई क्या हो गया आपके पास? जेड क्या होता है आपके पास? V/I फेजर केस में। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/Z। तो V की वैल्यू आपको पता है 320 डिग्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, एंड Z का जो भी मैग्नीट्यूड आपने निकाला था अभी 60 डिग्री, 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर रूट, एंड एंगल ऑफ थीटा कुछ भी एंगल आएगा टेन इनवर्स 40/60। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आई आ जाएगा किस फॉर्म में? R1 एंगल ऑफ थीटा वन की फॉर्म में। तो R1 ही दिस इज IM, तो IM आपके पास नोन आ गया। IM क्या हो जाएगा? R1। और IRMS कैलकुलेट करने के लिए इस केस में क्या करेंगे आप? R1 डिवाइड बाय √2। तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर के केस में एंगल नहीं आएगा, एंगल ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको चेक कर लीजिएगा आंसर 710 आ रहा है या क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। सिंपल था ये भी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ द एंटायर सर्किट। पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है एंटायर सर्किट का। कैलकुलेट द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। तो एवरेज पावर भी कैलकुलेट करना है और आपको पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली अगर आप एवरेज पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो अगर लोड इम्पिडेंस निकालूं तो लोड इम्पिडेंस कैलकुलेट करने के लिए ये कंप्लीट इम्पिडेंस लगा हुआ है। तो इम्पिडेंस को, दिस इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ मैं सीरीज कर दूंगा 6 ओम। तो ओवरऑल मेरे पास एक लोड इम्पिडेंस आ जाएगा, क्या आएगा उसकी वैल्यू? 4 पैरेलल विद माइनस ऑफ J2 एंड सीरीज विद 6।
तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, लोड इम्पिडेंस। तो लोड इम्पिडेंस आपके पास रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स ए प्लस जे बी की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसको पोलर फॉर्म में निकालेंगे आर एंगल ऑफ थीटा की फॉर्म में, तो थीटा पॉजिटिव नेगेटिव से आप लीडिंग और लैगिंग बता सकते हैं, और कॉस थीटा से आप पावर फैक्टर की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर होता है कि आपको कैलकुलेट कर करना है एवरेज पावर। एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, तो एवरेज पावर का पी से डिनोट करते थे। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली थीटा ये क्या है, सॉरी, कॉस ऑफ पावर फैक्टर कर दे लिख देते हैं अभी हम, कुछ वैल्यू नहीं लिखते, पावर फैक्टर। तो आपके पास जेड पता है, आपके पास पोलर फॉर्म में, आपके पास वोल्टेज पता है, पोलर फॉर्म में करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन जेड। तो 30 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय आर एंगल ऑफ थीटा, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, आई एम की भी वैल्यू आ जाएगी और फाई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉस पावर फैक्टर आ गया, यहाँ से पावर फैक्टर की वैल्यू आप लिख देंगे, सॉरी आई आर एम एस की वैल्यू निकाल देंगे, और पावर फैक्टर आप यहाँ से कैलकुलेट कर चुके थे। तो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज पावर। एवरेज पावर इज 125 वाट। ठीक है, डाउट है किसी को? किसी को डाउट है क्या? नील, स्विच करें नेक्स्ट। नील, आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी, एक बार बताओ, कोई स्विच करें या किसी को कोई डाउट है? हेलो? 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 बेटा आवाज़ आ रही है क्या? आरू? आरू, नील? हेलो? 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 हेलो सर। हाँ, आवाज़ आ रही है हाँ बेटा? सर, अब आ रही है, पहले तो आई नहीं रही थी। कब तक क्लियर समझ में आया था क्वेश्चन? सर पिछला वाला तो हो गया, ये वाला सर ये तो हो गया, हाँ ये तो हो गया। ये हो गया ना? अभी आगे हाँ मैंने यस और सर। स्विच ही नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, यस तो सर, यस ये वाला समझ में आ गया। आ यस रही है सर। सबको आवाज़, आरू? आप लोग का रिप्लाई नहीं आ पाता बेटा, नेटवर्क इशू है शायद। स्विच करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अनुजा? हेलो?
हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। यस सर। आवाज आ रही है बेटा? आ क्या रही है आवाज। कुछ साउंड का क्लियर है? यस सर आ रही है। ठीक है, तो सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पावर पे अभी स्विच करते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द एसी लोड इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द करंट। तो नॉर्मली जैसे अभी हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला देखा था, तो हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या देखा था? P इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/2 V इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ I। ठीक है, इससे ही हमने ड्राइव किया था, क्या फॉर्मूला आया था? 1/2 VM IM कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, इसी से हमारा फॉर्मूला आया था। सिमिलरली अगर हम कॉम्प्लेक्स पावर की का हम फॉर्मूला चेक करते हैं, तो उसमें रियल पार्ट कंप्लीट हट जाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब सारी पावर कंप्लीट आएगी, तो कॉम्प्लेक्स पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वोल्टेज हाफ ऑफ V इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ करंट। तो इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स पावर को डिनोट करेंगे। जैसे अब थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो सपोज मैंने V को एज्यूम किया VM एंगल ऑफ थीटा, तो मैं अगर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कंप्लीट इसको थीटा की फॉर्म में, इमेजनरी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई दिस इज अ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज अ पोलर रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली मैंने करंट को भी रिप्रेजेंट किया। ठीक है नील। हेलो नील, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स वोल्टेज और कॉम्प्लेक्स करंट को रिप्रेजेंट किया, और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला क्या बताया? 1/2 V इंटू आई कॉन्जुगेट ऑफ आई। तो अब दोनों की वैल्यू अगर रखता हूँ, तो आई का कॉन्जुगेट, आई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? IM e रेज़ टू द पावर j ऑफ 5। अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, आई ऑफ कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? हमने चेक भी किया था, सॉल्व भी किया था। IM e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ j5। तो माइनस IM इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ j5 मैंने वैल्यू पुट करी, तो फाइनली क्या आ गया? हाफ ऑफ VM IM इंटू ई रेज़ टू द पावर j थीटा माइनस 5। और हाफ ऑफ VM IM को इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? VRMS इंटू IRMS, because VRMS equal to VM upon root 2 and IRMS equal to IM upon root 2। राइट, तो इस टाइप से मैंने कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स पावर को हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे, ई रेज़ टू द पावर j थीटा माइनस 5 को, तो ई रेज़ टू द पावर j एंगल ऑफ, सपोज अगर मैं अल्फा की बात करता हूँ, तो क्या लिखते हैं? कॉस अल्फा प्लस j साइन अल्फा। तो सिमिलरली अगर मैं ई रेज़ टू पावर जी थीटा माइनस 5 की बात करूंगा, तो क्या लिखूंगा? कॉस थीटा माइनस 5 प्लस जे साइन थीटा माइनस 5। तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर क्या आपके पास? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस 5 प्लस जे आई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन थीटा माइनस 5। तो आपके पास अब दो कंपोनेंट आ गए कॉम्प्लेक्स पावर के केस में। एक फर्स्ट कंपोनेंट ये है, ये क्या इसका फॉर्मूला लिख रहा है आपको? एवरेज पावर का फॉर्मूला यही होता है। And second one is a next power. It is also called as a real power or average power। और इस पावर को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। क्योंकि ये किसकी वजह से होती है? जनरली रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से होती है। रिएक्टिव कंपोनेंट मीन्स इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, तो इस पावर को हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो आप कंप्लीट इसको कॉम्प्लेक्स पावर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P प्लस जे क्यू। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पावर को कैलकुलेट करने का मेथड ये भी है कि आई आर एम एस इंटू
R plus jx. बेसिकली दिस इज अ लोड इम्पिडेंस। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम पावर की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम P और Q की फॉर्म में डिनोट करते हैं। दिस इज अ P एवरेज और रियल पावर एंड दिस इज अ Q, दिस इज अ रिएक्टिव पावर। तो हमने फाइनली P और Q को रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज अ टोटल कॉम्प्लेक्स पावर। तो आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है? सिंपल है सब चीज़ें, सिंपल हम इंस्टेंटेनियस पावर से ही रिलेट कर रहे हैं सब चीज़ों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर कट है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया है। वेयर P एंड Q आर द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर, दिस इज अ रियल पार्ट एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। P रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर एंड Q इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। और हमने ये भी फॉर्मूला लिखा था, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस जे एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रियल पार्ट ये आएगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट ये आएगा। कॉस साइन की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पॉइंट ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये पॉइंट जो लिखा है, P इज द एवरेज और रियल पावर एट इट डिपेंड्स ऑन द लोड रेजिस्टेंस R and Q depends on the load reactance X and is called the reactive power। ठीक है, यही हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ये भी फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। दिस इज अ रियल पावर और एवरेज पावर एंड दिस वन इज अ रिएक्टिव पावर। अब इस केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, देखिए जो फाइनली थीटा माइनस फाई का साइन डिपेंड कर रहा था। थीटा माइनस फाई का अगर साइन नेगेटिव था तो हम क्या बोल रहे थे? लीडिंग पावर फैक्टर। और थीटा प्लस फाई का साइन अगर पॉजिटिव था तो हम क्या बोल रहे थे? लैगिंग पावर फैक्टर। तो सेम इफेक्ट आपके पास साइन की टर्म में आएगा, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे आप अगर ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो गई तो ओवरऑल क्यू क्या होगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल क्यू नेगेटिव हुआ, इट मीन्स Q is less than 0 for capacitive load leading power factor। नेगेटिव मीन्स लीडिंग पावर फैक्टर। तो हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सेशन सेकंड ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप लीव कीजिए और सेकंड ज्वाइन कीजिए, फिर कंप्लीट कर देते हैं। 10 to 15 मिनट्स लगेगा।